कुछ काव्य रूढ़ियां थी जो समय के प्रवाह में बह गई, लेकिन हिंदी आलोचना में अभी भी कुछ वैचारिक रूढ़ियां और कुछ रीतिवाद है। उन्हीं रूढ़ियों और उन्हीं रीतिवाद का एक हिस्सा है कि प्रसाद और प्रेमचंद या प्रेमचंद और प्रसाद नितांत ध्रुवांतों के रचनाकार हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी। मैं नहीं जानता कि साहित्य पढ़ने का ये कौन सा तरीका है जिसमें हम अपने मतवादों और संगठनों की मजबूती की लड़ाई के लिए दो ऐसे बड़े रचनाकारों का इस्तेमाल करें, उन्हें शत्रु रूप में दिखाएं और अपनी वैचारिक दुकानदारी चलाएं। मतभेद होते हैं और दो रचनाकारों में ही मतभेद नहीं होते, स्वयं एक ही रचनाकार के भीतर कई तरह के अंतर विरोध हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मतभेदों का टकराव लहर और लहर के बीच के टकराव जैसा होना चाहिए, शीशे और पत्थर के बीच के टकराव जैसा नहीं। प्रेमचंद और प्रसाद का जो मतभेद है वो लहर और लहर के बीच के टकराव वाला है। वे दोनों तोड़ते नहीं है एक दूसरे को, बल्कि लहरें मिलकर के एक प्रवाह निर्मित करती हैं जो नदी का जीवन है। मुझे इस संदर्भ में सबसे पहले गांधी के दो वक्तव्य ध्यान में आ रहे हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है। एक जगह उन्होंने कहा कि हम एक जैसा होने के बजाय भिन्न रहते हुए एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम एक जैसे होने के बजाय भिन्न रहते हुए एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। मेरा ख्याल है और मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि प्रेमचंद को प्रसाद के बगैर नहीं समझा जा सकता और न ही प्रसाद को प्रेमचंद के बगैर समझा जा सकता है। ये दो आंखों के बीच लड़ाई करने वाली जो राजनीति है, इसने हिंदी का बहुत नुकसान किया है। दूसरा एक वक्तव्य है गांधी का, सत्य सिर्फ मेरे पास नहीं है, उसका कुछ हिस्सा दूसरे के पास भी हो सकता है। हिंदी आलोचना कह रही है कि सत्य केवल एक के पास है, या तो प्रेमचंद के पास है या फिर प्रसाद के पास है। ये भी पूर्वग्रहों की अंधता है। सत्य क्यों एक के पास है? प्रेमचंद यथार्थवादी हैं तो वे एकमात्र बड़े साहित्यकार होंगे। फिर यथार्थ की अवधारणा क्या है? तो फिर प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या लिख रहे थे, किस पर लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे? इस सवाल का उत्तर तो देना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रसाद और प्रेमचंद को मिलाकर कुछ बातें आपके सामने रखूं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में और इतिहास के किसी भी दौर में जो भी बड़ा रचनाकार होगा उसके पास एक जीवन दर्शन होगा। सामान्यतः हमारी जिंदगी दिनचर्याओं के जबड़े में फंसी हुई होती है, पैदा होने से लेकर रिटायर होने तक और फिर अंततः अर्थी पर चढ़ने तक एक दिनचर्या की सपाट रेगिस्तानी
संरचना है जिसमें जिंदगी बीतती है। हम लिखते ही तब हैं जब हमारे पास दुनिया को देखने की एक नजर और दुनिया को अपने ढंग से चाहने की आकांक्षा होती है। दृष्टि और आकांक्षा मिल करके जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं। जीवन दर्शन के बिंदु पर प्रेमचंद और प्रसाद का संबंध कैसा बनता है? आप देखेंगे कि दरअसल प्रेमचंद में दो प्रेमचंद हैं। एक पूर्वार्ध वाले प्रेमचंद हैं और दूसरे उत्तरार्ध वाले। और यह मुश्किल होती है ये तय करना कि प्रेमचंद के जीवन दर्शन का संतुलन बिंदु क्या होगा, किसको, किस जीवन दर्शन को हम प्रेमचंद का कहें, पूर्वार्ध वाले को या उत्तरार्ध वाले को। प्रेमचंद के आरंभिक लेखन में मनुष्य के शुक्ल पक्ष में आस्था का भाव है। वे मनुष्य को अंततः एक बेहतर सत्ता के रूप में, एक उम्मीद के रूप में, बल्कि मनुष्य के भीतर जो जिजीविषा है उस जिजीविषा के तहत वो देखते हैं। यानी प्रेमचंद का जो आरंभिक मनुष्य है वह परिस्थितियों से जूझते हुए भी अपने भीतर की मनुष्यता को सुरक्षित रखने वाला मनुष्य है। मैं केवल एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। रंगभूमि का सूरदास, उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें आग लगा दी जाती है और उसका भतीजा मिठुआ पूछता है कि दादा घर तो जल गया, अब रहेंगे कहाँ? और सूरदास उत्तर देता है कि फिर बनाएंगे। और ये बातचीत चलती रहती है और प्रेमचंद एक कैप्शन देते हैं कि बच्चों को अंकों में बहुत रुचि होती है। पूछता है कि अगर 1000 बार जला दिया तो कहा कि 1000 बार बनाएंगे। संकेत ये है कि जब तक जलाने और मिटाने वाले खत्म नहीं हो जाए तब तक बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर मिटाना सनातन है तो सर्जन भी सनातन है। यह अपराजीय आस्था प्रेमचंद में दिखाई पड़ रही है। लेकिन प्रेमचंद के अंतिम दौर का लेखन मृत्यु से और तबाही के विषाद से भरा हुआ है। अगर उनके आखिरी दौर के लेखन को देखें जिसमें पूस की रात, कफन और गोदान है, प्रेमचंद जैसे हथियार रख देते हैं। कौन से कारण थे कि मनुष्य की अपराजीयता में निष्कम आस्था रखने वाले प्रेमचंद होरी को बचा नहीं पाते और मंत्र कहानी लिखने वाले प्रेमचंद कफन कहानी लिखते हैं। कोई तो कारण रहा होगा। तो ये जीवन दर्शन के जो दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बहुत जटिल संबंध है, इसको समझने की जरूरत है। प्रसाद का जीवन दर्शन क्या है? प्रसाद को अगर समझना है तो मुझे लगता है कि उनके जीवन दर्शन को समझने के लिए और प्रसाद और प्रेमचंद के जीवन दर्शन में संबंध क्या बनता है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि प्रसाद के जीवन दर्शन की जो मूल भूमि है वो आधुनिक सभ्यता है। प्रेमचंद के जीवन दर्शन के आधारभूत भारतीय समाज है। वह भारतीय समाज जो समस्याग्रस्त है। औपनिवेशिक पराधीनता के संकेत हैं
लेकिन प्रसाद एक बड़ा आधार लेते हैं, वो आधुनिक सभ्यता है। इस आधुनिक सभ्यता की मूलभूत विशेषता क्या है? आधुनिक सभ्यता का बीज शब्द क्या है? आधुनिक सभ्यता का बीज शब्द है आत्मसंकुचन। प्रसाद सीधे टारगेट करते हैं। यह आत्मसंकुचन मानवीय सभ्यता के लिए आत्मघाती है। तो कामायनी में यह जो पंक्ति आती है, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा। ये देश इस समय राजनीतिक शब्दावली में स्वतंत्र है, लेकिन ये देश वास्तविकता के धरातल पर अपने भीतर ही कई उपनिवेश पैदा कर चुका है। इस देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में एक चाणक्यपुरी, और दिल्ली की स्लम बस्ती जहांगीरपुरी, और ये दोनों दिल्ली में है। जहांगीरपुरी चाणक्यपुरी का उपनिवेश है। यह जो समस्या है, अपने में सब कुछ भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश करेगा, यह आत्मघाती होगा। इसलिए औरों को हंसते देखो मन और स्वयं सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। आज इस धरती पर तकनीक के असंभव विकास के परिणाम स्वरूप जो दुनिया बनी है, वह दुनिया इतनी निस्सहाय, इतनी हिंसक, इतनी भयभीत और इतनी असमान कभी भी नहीं थी। क्योंकि आधुनिक सभ्यता का जो बीज है आत्मसंकुचन, वह एक मायावी प्रेत की तरह मानवीय चेतना में और सभ्यता की बनावट में टहल रहा है। प्रसाद की जो बहुत वैयक्तिक कविताएं हैं, वैयक्तिक मतलब प्रेम कविताएं, प्रेम कविताओं में भी सभ्यता का स्वप्न है। एक ऐसी दुनिया चाहिए जो प्रेम करने लायक हो, क्योंकि प्रेम का जो मुहावरा व्यवसायिक फिल्मों ने पैदा किया है कि पेड़ है, सागर है, नाच है, गाना है, एक ही गाने में हीरोइन 13 साड़ी बदल रही है, ये एक प्रेम का फ्रॉड और फॉल्स संस्करण जो हमारे दिमागों में फेंका गया है कचरे की तरह। तो उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया को हम सुंदर नहीं बनाएंगे, तब तक वो दुनिया प्रेम कर लायक दुनिया नहीं होगी। स्नेहा लिंगन की लतिकाओं का झुरमुट छा जाने दो, जीवन धन इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। प्रसाद केवल प्रेम करके संतुष्ट नहीं है, वे इस दुनिया को वृंदावन की तरह देखना चाहते हैं। किस दुनिया को? जिस दुनिया को आधुनिक सभ्यता ने जला दिया है। और आंसू को भी देखेंगे तो प्रसाद के साथ एक खास बात है। राम सुधार जी ने संकेत किया, प्रसाद जब भी बात करते हैं तो शायद विश्व की बात करते हैं। वो राष्ट्र प्रसाद के यहाँ नाटकों में आता जरूर है, लेकिन आप देखेंगे जो विजन है वो इतना बड़ा है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा, आंसू इस विश्व सदन में। ये नहीं कहा कि बादल तुम काशी में बरस जाओ या भारत में बरसो। प्रसाद के बादल बरसते हैं धरती पर। इसलिए इस अर्थ में प्रसाद के जीवन दर्शन का संबंध धरती से है। वो पूरी धरती के कवि हैं, और इस नाते हम कह सकते हैं कि वे हमारी आकाश गंगा के कवि हैं। वह आकाश गंगा जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। मैं केवल सूर्य नहीं कह रहा हूं, और केवल मैं ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं।
इसलिए प्रेमचंद और प्रसाद के जीवन दर्शन की अगर तुलना करेंगे तो प्रेमचंद के जीवन दर्शन में एक जेन्युइन स्थानीयता है, ये सही है और ये कोई बुरा नहीं है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो प्रेमचंद को छोटा नहीं कह रहा हूं, एक स्थानीयता है। प्रसाद के जीवन दर्शन में एक कॉस्मिक विस्तार है और इस तरह से दोनों को समझा जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है जिस पर हम दोनों की बातचीत करेंगे कि प्रेमचंद की रचनाओं के केंद्र में भारत का वर्तमान है। यह भारत का जो वर्तमान है उसमें कुछ समस्याएं हैं। 3 समस्याएं प्रेमचंद को बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं। एक तो किसान है, उनकी दुर्दशा है, शोषण है बहुत ज्यादा। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के भीतर जो संत्रस्त दलित हैं, एक दूसरी दुनिया है भारत की वो तीसरी, सामाजिक बंधनों में छटपटाती हुई स्त्रियां हैं। किसान, दलित और स्त्री, इन 3 रेखाओं के त्रिभुज के भीतर प्रेमचंद का संसार बसा हुआ है। दूसरा ये भी है कि प्रेमचंद स्टैटिक नहीं है। संसार तो ठीक है, वे उम्मीद से शुरू करते हैं, लेकिन रचनात्मक यात्रा का अंत नाउमीदी में है। होरी के शव पर नाउमीदी का कफन है, लेकिन ये दुनिया बनती है इन्हीं 3 रेखाओं से। इसलिए प्रेमचंद के यहां भूख है। ये कितना विचित्र है कि प्रसाद के समूचे साहित्य का एक भी पात्र भूखा नहीं है। इसको लेकर आप नगाड़े बजाते रहिए। और ये वक्त नहीं है क्योंकि संचालक ने संकेत किया कि राम सुधार जी को पर्ची देना संभव नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो संभव है। नहीं, कार्यक्रमों के समय का मैं शिक्षक हूं, चूंकि तो मैं क्लास की बाउंड्री जानता हूं कि नहीं तो बोलने लगे तो हम लोगों को आदत दरअसल 1.5 घंटा वाली है। इसलिए मैं थोड़ा बीच में थोड़ी सी लगता है। तो प्रेमचंद के यहाँ भूख है, अभाव है, गरीबी है, शोषण है, असमानता है। प्रसाद के यहाँ क्या है? इन दोनों को मैं आमने सामने रख के देख रहा हूं कि फिर उनके यहाँ क्या है। प्रसाद की रचनाशीलता का बीज शब्द है आकाशदीप। दूसरा यह है कि प्रसाद की रचनाओं तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये कोई मेला और सर्कस नहीं है कि आप कहीं से भी पहुंच जाएं। रचनाओं के पहुंचने के रास्ते होते हैं। उन रास्तों का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप रचना तक पहुंचेंगे नहीं। तो मैंने देखा कि प्रसाद के रचना संसार में प्रवेश जल मार्ग से संभव है। यानी उनके प्रसाद की रचनाओं के भीतर और बाहर पानी बहुत ज्यादा है। तो एक घूंट से लेकर और कामायनी के जल प्रलय के अंतराल में झरना है, आंसू है और लहर है। प्रसाद के यहां इतना पानी क्यों है? अगर कोई कहे कि इसलिए बनारस के थे और गंगा थी, तो बनारस के तो प्रेमचंद भी थे। प्रेमचंद की रचनाओं में लू चलती है, बगुले उठते हैं। गोदान को आप याद करें। इस पानी का प्रसाद की काव्य अनुभूति और जीवन दर्शन से क्या रिश्ता बनता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है।
दरअसल मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि मैं गोष्ठी में बोल रहा हूँ, लगता है जैसे क्लास में बोल रहा हूँ। तो ये कुछ सवाल हैं, इन सब अब इन सवालों को डिकोड किया जाएगा अगली क्लास में। तो मैं हमेशा मुझे लगता है कि शिक्षक को उलझाने की आध्यात्मिक कला आनी चाहिए। जो जो भी आप पढ़ पढ़ के आए हैं वो सब डिलीट कर देगा और वो आपको ऐसे उलझन में डाल देगा सवाल पूछकर। तो तो मैं कुछ सवाल रख रहा हूँ जिस पर विचार करने की जरूरत है। प्रसाद की काव्यानुभूति में प्रसाद की काव्यानुभूति में प्रेम का अधूरापन है और एक वैकल्पिक दुनिया का स्वप्न है। प्रेम का अधूरापन एक शौकिया मसला है या प्रेम के अधूरेपन का संबंध भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना या प्रसाद के मनोविज्ञान किस स्तर पर क्यों है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन एक वैकल्पिक दुनिया का स्वप्न प्रसाद के पास है। इस अर्थ में प्रेमचंद और प्रसाद दो ग्रहों की तरह पास से गुजरते हैं। एक वैकल्पिक दुनिया के स्वप्न के तहत ही वो कविता लिखी गई, जिसे भगोड़ा कविता और पलायनवादी कविता कहा गया था। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नावे धीरे धीरे। लेकिन प्रेमचंद जब सेवा सदन बनाते हैं, प्रेमचंद जब प्रेमाश्रम बनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो भी एक विकल्प है। इस अर्थ में ये दोनों रचनाकार अपने वर्तमान से या जो भी दुनिया मिली है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन असंतुष्टि की दिशा और गंतव्य अलग अलग है। प्रेमचंद और प्रसाद को देखने का एक कोण, एक धरातल स्त्री हो सकती है। प्रेमचंद स्त्री के दुख के रचनाकार हैं। वे स्त्री की सामाजिक परिस्थितियों के रचनाकार हैं। यानी प्रेमचंद की जो स्त्री है वह सामाजिक परिस्थितियों के कारण दुखी है। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रेमचंद की स्त्रियां दुख में हैं, लेकिन प्रायः वे दुख का प्रतिरोध नहीं करती। स्त्री के प्रतिरोध का क्या अर्थ है? जंतर मंतर पर धरना देना या सड़कों पर नारे लगाना, ये प्रतिरोध का रूप है, या स्त्री के प्रतिरोध का मुहावरा कुछ और हो सकता है? मुझे लगता है कि स्त्री के प्रतिरोध का जो प्रस्थान बिंदु है वह है निर्णय लेना। फैसला लेना ही स्त्री का प्रतिरोध है। प्रेमचंद की स्त्रियां फैसला नहीं लेती, यहां तक कि वह धनिया भी, जो हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में सबसे तेजस्वी स्त्री है, वो भी निर्णय नहीं लेती। ये निर्णय लेती हुई स्त्रियां नहीं है। प्रसाद की स्त्री कैसी है और प्रसाद का स्त्री के साथ क्या संबंध बनता है? तो मुझे 3 बातें इसमें कहनी है। पहली बात तो यह है कि प्रसाद स्त्री के मन के रचनाकार है। हम स्त्री कह के छुट्टी पा लेते हैं। स्त्री एक बायोलॉजिकल संरचना है, वह एक सामाजिक निर्मिति भी है, फिर वह एक पारिवारिक रिश्ते में है, माँ और भाभी और ताई और मौसी से लेकर सब बहन। क्या स्त्री एक व्यक्ति भी है? और अगर वह व्यक्ति है तब शास्त्र को बाहर रखना होगा। स्त्री को जानने के जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स को कबाड़ खाने में फेंके बगैर आप स्त्री के भीतर नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से
प्रसाद पहले रचनाकार हैं जो स्त्री के मन के बीहड़ में उतरते हैं और तब उन्हें दिखाई देता है कि जो स्त्री है, और खासतौर पर भारतीय संदर्भ में जो स्त्री है, उसके भीतर एक द्वंद्व है। ये स्त्री एक मन वाली स्त्री नहीं है। एक मन के एक धरातल पर हजारों वर्षों की परंपरा है और दूसरे धरातल पर व्यक्ति होने का तीखा बोध। ये परंपरा और अस्तित्व का तनाव प्रसाद की स्त्री में है। इसलिए उनके केवल 2 कहानियों की स्त्रियों की बात मैं कर रहा हूं, जिससे प्रसाद की स्त्री को समझने में मदद मिलेगी। एक स्त्री आकाशदीप की है, चंपा। स्त्री क्या है? लड़की है। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है और फिर पता चलता है कि यह बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। जिस पुरुष से प्रेम करती है वो प्रेमी भी है और पिता का हत्यारा भी है। ये दुराहा है जिसमें उसे चुनना है। क्या चुनाव करती है? फिर फैसला लेना पड़ेगा। घृणा और प्रेम में ये चुनना है कि वो किसे चुनेगी, ये दुविधा है। और कई बार मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आ जाए तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? वो फैसला लेती है और फैसला लेने का अर्थ है अकेला होना। फैसला लेने का अर्थ है कि जीवन की जितनी निश्चिंतताएं और जीवन की जितनी सुरक्षाएं, ये निश्चिंतताएं और सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी। और आकाशदीप में यही होता है। वो अंततः अपने प्रेमी से कहती है कि तुम लौट जाओ, और लौट जाता है। वो किनारे पर खड़े होकर भारत लौटते हुए जलयानों को देखती है और शेष जीवन आदिवासियों की सेवा में बिताती है और एक दिन मर जाती है। फैसला लेना, मृत्यु के पक्ष में मतदान करना है स्त्री के लिए खासतौर पर। और पुरस्कार कहानी, जो प्रेमी है वही राज्य पर आक्रमण करने वाला है। नागरिक चेतना और वैयक्तिक प्रेम संबंध के बीच में एक तनाव है। और इस कहानी का अंत भी मृत्यु याचना के पुरस्कार से होता है। ऐसी स्त्रियां मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए प्रसाद के साहित्य की खिड़की से सभ्यताएं दरअसल स्वप्न देखती, आगे आने वाली स्त्री कैसी होगी, आने वाले संबंध कैसे होंगे, आने वाली सभ्यता कैसी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आखिरी बात, चूंकि भाषा का जिक्र किया राम सुधार जी ने, ये कितना विचित्र है और मैं आज तक इस पहेली को सुलझा नहीं पाया कि बनारस में 2 भोजपुरी बोलने वाले किस तरह की भाषा लिख रहे हैं। ये प्रसाद की भाषा आई कहां से? भोजपुरी तो ये इजाजत नहीं देती कि आप देवसेना से इस तरह की भाषा बोल पाए। प्रसाद की पूरी भाषा की बात मैं कर रहा हूं। प्रेमचंद अगर अपने पर उतर आए तो गोदान तक में 2-3 जगह मैंने निकाली है, मैं दर्ज नहीं कर पाया, कि पता चलता है कि ये तो प्रसाद जैसी भाषा है। ये भाषा की भिन्नता क्यों है? मुझे लगता है कि ये विषय के कारण है। जब आप के पूरे लेखन के केंद्र में एक औपनिवेशिक सत्ता की अपमानजनक स्थितियां हैं, और लॉर्ड कर्जन ने 1905 के कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में
जब वो कह रहे थे कि ये एशिया का इतना बड़ा मुल्क है मदारियों और सपेरों का, इसके पास न कोई इतिहास है, इसके पास न कोई परंपरा है, न सभ्यता की समझ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास न कोई भाषा है। प्रसाद ने कहा कि हम बताते हैं कि भाषा क्या होती है। इसलिए प्रसाद की भाषा यूरोप की तथाकथित सबसे उन्नत भाषाओं के समानांतर खड़ी होती। एक कारण तो ये रहा होगा कि उन्होंने बताया कि हम भाषा बताते हैं कि क्या होती है। जिसे तुम वर्नाकुलर कह रहे हो वो तुम्हारे लैटिन से ज्यादा गहरी है। इसको अगर नहीं समझा जाएगा तो आप मोहल्ले की लड़ाई लड़ते रहिए कि भाषा जो है वो अव्यवहारिक है, तत्समी भाषा है। आप देखिए कि वो एड्रेस किसको कर रहे हैं भाषा से। और दूसरा ये है कि प्रसाद की भाषा बुनियादी तौर पर कविता की भाषा है, और प्रसाद ये मानते हैं, और मैं अपने अध्यापकीय जीवन से कह सकता हूँ कि किसी भी रचनाशीलता में अगर कविता नहीं है तो साहित्य नहीं है, चाहे वो नाटक हो या उपन्यास हो। इसलिए दाता दिन की हथेली, दाता दिन से कहती हुई गोदान के अंत में अपने पति के ठंडे हाथों पर पैसे रखा और दाता दिन से कहा कि महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसे हैं, यही इसका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ये कविता की भाषा है। ये धनिया गोदान के पन्नों पर नहीं, कविता की जमीन पर गिर रही है। इसलिए अपनी सृजनात्मकता के चरम पर कोई भी साहित्य कविता होने के लिए या तो अभिशप्त है या पुरस्कृत है। इस अर्थ में प्रेमचंद और प्रसाद को एक बार फिर से देखने की जरूरत है। धन्यवाद।